हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ईयर की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज थी, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन स्टार्ट किया था, और उसके अंदर जो है हम लोग लास्ट टाइम तक रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, सेल कॉम्बिनेशन, देन उसके बाद में जो है किरचॉफ लॉ वगैरह सब हम देख चुके थे। बस किरचॉफ लॉ जो है उस पर हमने क्वेश्चन नहीं किए थे ना, तो एक एक क्वेश्चन मैं दोनों लॉ पे करवा देता हूँ, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप आपको पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी थोड़ा सा उनमें डिफिकल्टीज रहती है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, तो वो डिफिकल्टीज कैसे दूर करनी है, उसका तरीका क्या है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन आज लेने वाले हैं, पहला जो क्वेश्चन है मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे लूंगा। आपका फर्स्ट लॉ कौन सा है? करंट वाला जो लॉ है, उस पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, कौन सा लॉ है? करंट वाला जो लॉ है उसके ऊपर। ठीक है, और ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जो हमारा अगर कोई सर्किट है, उसके अंदर अगर कोई नोड है ना, कोई संधि है, तो संधि पर जो की करंट है, उन करंट का एल्जेब्रिक सम यानी कि बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक डायग्राम है जिसको आप देखिए। सॉरी, ये इस तरह से है, और इसमें करंट हमें गिवन है ये 3 एम्पियर और 1.5 एम्पियर नोड ए है, यहाँ एक्स गिवन है। देन उसके बाद ये नोड बी है। नोड बी पे जो आपको करंट गिवन है वो है 1 एम्पियर। और देन नोड सी पे जो है ये इस तरफ करंट वाई है, और सी पे जो है 0.25 एम्पियर, एंड देन ये जो करंट है ये हमारी जेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि एक्स, वाई और जेड ये करंट है सारी, ये कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नियम क्या है हमारा कि किसी भी नोड पे अगर जाते हैं तो इसका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और बीजगणितीय योग यानी कि एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक सम का मतलब सिर्फ एक ही है कि दो ही कंडीशन होगी, एक पॉइंट पर आने वाली करंट और एक पॉइंट से जाने वाली करंट। ठीक है, जो पॉइंट पर आ रही है वो करंट पॉजिटिव होगी, जो पॉइंट से जा रही है वो करंट क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है? चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड है। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब करंट अगर आ रही है इसका मतलब चार्ज आ रहा है, करंट अगर जा रही है इसका मतलब चार्ज वहां से जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले पॉइंट पे क्या है? 3 करंट है हमारे पास। ये करंट इधर से आ रही है, ये करंट इस पॉइंट से बाहर जा रही है, ये करंट इस पॉइंट से बाहर जा रही है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी तो दोनों क्या होगी? नेगेटिव। तो 8 नोड ए। ठीक है, नोड ए पे क्या हो जाएगा? ये 3A यानी कि 3 एम्पियर माइनस 1.5 एम्पियर और माइनस एक्स एम्पियर इज इक्वल टू, या एक्स कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इसमें से माइनस होगा, उस तरफ जाएगा तो 1.5 एम्पियर। कितना जाएगा? 1.5 एम्पियर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स कितना हुआ? 1.5 एम्पियर। तो ये हो गया हमारे पास 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब आते हैं 8 नोड बी। ठीक है, नोड बी पे क्या होगा? तो नोड बी पे देखें, नोड बी पे एक्स अंदर आ रही है, वाई बाहर जा रही है, और ये भी क्या हो रही है? बाहर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से देखें तो अंदर आने वाली धारा, तो एक्स माइनस फिर वाई माइनस कितना है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1.5 एम्पियर माइनस वाई माइनस ये, दिस इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए 1 एम्पियर बाहर जा रही है, ये इधर आ गई है, तो कुल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। तो ये हो गया 0.5 एम्पियर y इक्वल टू। ठीक है, फिर अगला 8 नोड सी। तो नोड सी पे क्या हो रहा है? नोड सी पे भी 3 करंट है, y अंदर आ रही है, z बाहर जा रही है, और ये बाहर जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस जेड माइनस 0.25 एम्पियर इज इक्वल टू 0। फिर से सोल्व कर लीजिए, y की वैल्यू रखेंगे, कितनी हो जाएगी y की वैल्यू? तो y की वैल्यू है हमारे पास 0.5 एम्पियर माइनस जेड माइनस 0.25 एम्पियर इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस होगा तो 0.25, इधर जाएगा तो 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू हमारे पास आया 1.5 एम्पियर,
y इक्वल टू जो हमारे पास आया वो आया 0.5 एम्पियर एंड देन z इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ये हमारे पास क्या हो गई, तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब कई बार हो सकता है कि ये जो आप वैल्यू निकाले ये नेगेटिव में आ जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि अगर मान लीजिए ये वैल्यू, सपोज करिए इस तरह से कुछ होता कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है ना, इस तरह से कोई इक्वेशन बनती जिसमें वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि करंट इस तरफ नहीं है, करंट क्या है, जो हमने डायरेक्शन मानी उसके अपोजिट है। ठीक है, ये इसका मतलब होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीजें भी दी जा सकती है। ठीक है, तो आपको जो जेड देंगे तो जेड की वैल्यू क्या होगी कि जेड पॉइंट की तरफ आ रही है, पॉइंट से दूर जा रही है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्यूशन करेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। ठीक है, अभी जो 2018 वाला जो पेपर था फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। ठीक है, ये नहीं था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हम किरचॉफ जो लॉ है सेकंड वाला वो कैसे लगाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। वोल्टेज का जो है, वोल्टा का नियम यानी कि वोल्टेज लॉ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें देखना है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। सेकंड लॉ का भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, किस पे है, वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है हमें, बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, देन एक रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी, देन रेजिस्टेंस and one also 2 ohm and 0.6 ohm and 14 volt 10 volt 4 ohm। ठीक है, ये गिवन है हमें सर्किट, और इस सर्किट में पूछा गया है करंट जो फाइंड आउट करने की। सर्किट में जो है करंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक जो करंट है वो मान लीजिए कौन सी है हमारे पास, ये वाली करंट है। ठीक है, तो इस सर्किट को जब हमें सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे, या तो आपको पूछा सकता है कि जो रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा किसी एक रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं ना। जब हम यूजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और जो अपना ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे है ना। नॉर्टन थ्योरम होगा, ये थेवेनिन थ्योरम होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगा, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम होगा। तो उन सब थ्योरम्स को जब हम यूज़ करते हैं तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को थोड़ा इजी बनाया जा सकता है। इसको मैं और भी 1 या 2 स्टेप में सोल्व कर सकता हूँ, जब मैं वो पढ़ूंगा वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब हम उससे सोल्व करना सीखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर भी मैं एक बार इसको कि हमने लिया है क्वेश्चन हमारे पास है तो उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सर्किट को सोल्व करने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में करंट मान सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव टू नेगेटिव माने, नेगेटिव से पॉजिटिव, आप किसी भी डायरेक्शन में करंट को लीजिए, एक वो आप पे डिपेंड करता है किसी एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, और उस करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है वो सब कितनी होनी चाहिए, 0। तो इस नियम क्या कहता है कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो क्या होगा, उनका एक ये भी क्या है, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, एल्जेब्रिक सम क्या होगा उसका, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं करंट ले लेता हूँ। सपोज कर लीजिए इसमें करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रही है इस सर्किट में, ये मेरी करंट कौन सी है, I1 है। ठीक है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो भी मैं क्या मान लेता हूँ, इसी डायरेक्शन में मान लेता हूँ। ये कितनी है, मान लीजिए I2 है। ठीक है, आप फ्री हो इसके लिए, आप इधर से मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक को इधर से मान सकते हो, एक को इधर से मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा क्या अल्टीमेटली, जब अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा, मान लीजिए मैं सोल्व करता हूँ I1 पॉजिटिव में रहता है, इसका मतलब मैंने जो करंट मानी है वो सही है। अगर मान लीजिए ये उल्टा हो जाता है कि I1 जो मैं निकालता हूँ वो मान लीजिए माइनस में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो करंट जो मैंने मानी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने करंट ले ली, तो ये मेरा फर्स्ट लूप है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है। तो मैं फर्स्ट लूप के लिए क्या लगाता हूँ, किरचॉफ लॉ लगाता हूँ। स्टार्ट किधर से करना है, करंट की डायरेक्शन में। तो आप जैसे ही करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो कहाँ जा रहे हो, ये इधर जा रहे हो। ठीक है, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका मतलब किस में आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यहाँ, है ना। इनमें से ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। करंट किधर फ्लो कर रही है, यहाँ फ्लो कर रही है, इसका मतलब करंट किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रेजिस्टेंस में किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेंगे। यहाँ अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन देखूँ इस वाले के लिए, फर्स्ट लूप के लिए देख रहा हूँ, तो क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो आइए यहाँ से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, -4I1, है ना। अच्छा, इसको मैंने स्मॉल में लिया तो 4I1।
यहाँ जा रहा हूँ तो क्या जा रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर जा रहा हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या लेंगे, पॉजिटिव में 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ देखिए, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक करंट जो जा रही है वो क्या जा रही है, I1 इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी I2 इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 माइनस I2, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है, आप जिस लूप में उस लूप की करंट को आपको पहले लेना है, तो क्या होगा I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.6 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। और कोई है क्या इसमें लूप में, कोई नहीं है, 1 2 3 एंड 4 हमारे पास वोल्टेज आ गई है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4I1। ठीक है, 0.6 है ना, एक बार कंफर्म कर ले, हाँ जी, सॉरी ये 6 है ना, 0.6 नहीं है, 6 है, सॉरी कितना, ये 6 है, हाँ। तो माइनस में और इधर भी किसमें, माइनस में, तो कितना होगा 10, तो ये हो गया 10I1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6I2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 10I1 प्लस 6, सॉरी 10I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 24, इसको उधर ले गए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन, सेकंड लूप में चलते हैं। ठीक है, अब आप उसको भूल जाइए, प्लस माइनस को सारे को, इस करंट को भूल जाओ। सेकंड लूप में तो सेकंड लूप की करंट है वो डोमिनेट करेगी। ठीक है, पहले इधर चलो, इस तरफ चलते हैं, करंट की वैल्यू क्या है ये, तो इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस साइन, माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इधर आइए, ये रेजिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। रेजिस्टेंस में हमेशा करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, तो क्या रहेगा 2I2 है ना, तो माइनस 2I2। यहाँ चलिए, तो यहाँ डोमिनेटिंग करंट कौन सी होगी, हमारे लूप कौन सा है, ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा I2 माइनस I1। ठीक है, इस बार क्या होगा I2 माइनस I1, इसके लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड, तो हो गया 6I2 माइनस I1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिए इसको, तो माइनस 10 माइनस 2, अच्छा 2I यहाँ से मिलेगा और ये यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8I2 एंड प्लस ये हो जाएगा 6I1 इक्वल टू 0। इसको उस तरह भेज दीजिए, तो 6I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन मिल गई आपको। ठीक है, दो इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या आपको होनी चाहिए नहीं। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, मुझे ये इक्वेशन फाइंड आउट सोल्व करना है, तो इसमें से क्या करूँ, पहले मुझे I1 फाइंड आउट करनी है, तो I1 फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूँ, इन दोनों को, अच्छा इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ, थोड़ा इजी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5I1 इज इक्वल टू 3I2 इक्वल टू 12। ठीक है, ये भी डिविजिबल है, हाँ है, तो इसको और सोल्व कर लीजिए, 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, मुझे I1 फाइंड आउट करनी है, तो I1 फाइंड आउट करना, तो क्या करूँ, I2 को रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, आगे करिए, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, अपने आप उन दोनों को जोड़िए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20I1 माइनस 12I2 इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 48। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 12I1 माइनस 12, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 9, तो 9I1 माइनस 12I2 और 15, तो ये 12I2 ये 12I2 आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर क्या करें, इस इक्वेशन में इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से लेते हैं इसको सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से उसमें से माइनस करेंगे, 20 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 11I1। ठीक है, ये इसमें से माइनस होगा तो ये प्लस बनेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 48 में से 15 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 33, तो I1 इज इक्वल टू 33/11, दैट इज 3 एम्पियर। क्या जाएगा, 3 एम्पियर। तो हमारे पास करंट जो I1 मिलेगी, वो I1 करंट कितनी मिल जाएगी, I1 मिल जाएगी 3 एम्पियर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट में क्या करें,
जब I1 आपने फाइंड आउट कर लिए तो I1 की वैल्यू यहाँ किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए, या फिर पहले वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, ये 5 आ रहा है या 3 आ रहा है, इसको क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वैसे मैं सीधे प्रोसेस से कर रहा हूँ। I1 मेरे पास 3 एम्पियर है, तो I2 कितनी हो जाएगी इस वाली इक्वेशन से, तो I2 इज इक्वल टू 15 माइनस, ठीक है 15, ये तो जाएगा किस में होगा माइनस, ठीक है 9I1 इक्वल टू, अच्छा उल्टा हो जाएगा ना, देखिए इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से कि 9I1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12, ये मेरी I2 हो जाएगी। ठीक है, तो I1 कितनी है 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27, तो 27 माइनस 15 अपॉन, ठीक है 12, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 12 दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। तो कितना आया 1 एम्पियर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी वो क्या मानी है, सही मानी। अगर मान लीजिए मैं इसका अपोजिट मानता तो क्या होता, कोई चेंजेस नहीं होता, यहाँ माइनस साइन आ जाता, यहाँ पे भी क्या था माइनस। तो इसका मतलब हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी उसके क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, ये इसका करने का बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है ना। अब क्या करना है, करंट की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से मान लीजिए। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पे जो है आप दिमाग में रखिए, रेजिस्टेंस में कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बैटरी में ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। टर्मिनल जो है पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल जो टर्मिनल होते हैं उसे पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस में नहीं होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को मैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लोगे, करंट की डायरेक्शन में, करंट जहां से जहां जा रही है, तो करंट कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, इसलिए हमने क्या लिया इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। ठीक है, दूसरा यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा, जहां पे दो करंट आ रही है, दोनों लूप की करंट आ रही है, उसमें क्या ध्यान रखना है, जिस लूप के लिए सोल्व करते हो उसको आपको बड़ी करंट मानना है। ठीक है, तो इसका मतलब I1 इसके लिए सोल्व करेंगे तो I1 माइनस I2 लेंगे इस पे करंट। ठीक है, और अगर इसके लिए सोल्व करेंगे तो I2 माइनस I1 लेंगे। ये दिमाग में रखना, यही कंफ्यूजन होता है। जो कंफ्यूजन है मेनली सोल्व करने का वो कहाँ होता है, इस स्टेप में। जैसे ये मैंने जो लिखा वो और ये जो मैंने लिखा वो, बस ये दिमाग में आप रखेंगे कि जिस लूप के लिए आप सोल्व कर रहे हो उस लूप के लिए आपको क्या मानना है, करंट को बड़ी लेना है। ठीक है, तो ये सिंपली आपके जो किरचॉफ लॉ पे है वो क्वेश्चन हो गए। हालांकि बड़े सिंपल से थे, पर लेना इसलिए जरूरी था कि मैं हर एक उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि हो सकता है किसी को इस क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो वो क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है हमारा, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु। अब ये व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही क्या कह सकते हैं कि पावरफुल कंसेप्ट है या पावरफुल एक टूल है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, होता क्या है कि इसमें 4 इस तरह से आपके रेजिस्टेंस होते हैं, जो एक पैरेललोग्राम की जो आपकी साइड होती है उसमें लगे होते हैं, उसी की तरह लगे होते हैं मान लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड होंगे। ये यहाँ पे हमारी बैटरी हो जाएगी प्लस माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, और इसके अंदर ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने किस तरह से किया है, इसको हमने कहा है PQRS। इन रेजिस्टेंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, PQ और RS, ये हमारा रेजिस्टेंस है। और यहाँ से अगर मान लीजिए एक आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं टैप पॉइंट से या टैप जो की है उससे, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है, यहाँ करंट कितनी फ्लो कर रही है IG, दैट इज I करंट इधर जा रही है, और मान लीजिए सॉरी I करंट इधर से आ रही है, तो I डैश इसमें जा रही है, तो ये हो जाएगी I माइनस I डैश। इस तरह से आगे चलती रहेगी करंट, है ना। तो अगर मान लीजिए जब आप इसको टैप करते हैं और अगर इसमें कंडीशन क्या है, IG इक्वल टू 0 हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर वाले जो आपकी साइड है या फिर गैल्वेनोमीटर वाली जो आपके एलिमेंट है उसमें से अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, उसमें अंदर से जो है जो करंट है उसमें कितना फ्लो कर रहा है, 0 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या होती है ये, बैलेंस्ड कंडीशन, यानी कि संतुलन अवस्था या इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर संतुलन अवस्था। और ये संतुलन अवस्था का मतलब क्या है, इस संतुलन अवस्था का मतलब है कि इस केस के अंदर अगर IG इक्वल टू 0 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट अगर 0 है, तो उस केस में PQ अपॉन RS जो होगा, यानी कि PQ
अपॉन आर एस जो होगा ये क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी पी क्यू आर एस जो रेजिस्टेंस है आपके, पी क्यू आर एस क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस केस में, जब ये कंडीशन हो, ठीक है, कि अगर इसमें से फ्लो करने वाली जो करंट है गैल्वेनोमीटर में से वो क्या हो, जीरो हो, तो इसका मतलब क्या है, तो एक जीरो कब हो सकती है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोटेंशियल मैं V1 कहता हूँ, ये जो पोटेंशियल V2 कहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, यानी कि V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना है, जीरो, दैट इज, है ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं, करंट तभी फ्लो करती है जब क्या हो, हायर और लोअर पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दो सेम पोटेंशियल है, तो सेम पोटेंशियल में कभी करंट फ्लो नहीं करती है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे नंगा तार है जो ऊपर चल रहा है ना, अपने जिसमें करंट आती है, उसमें अगर मान लीजिए कोई पक्षी जाके बैठता है सिंगल तार पे, तो क्या उसको करंट आता है क्या, नहीं, क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके इस तार के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट, है ना, कितना पोटेंशियल है, 220 वोल्ट। तो पक्षी का एक पाँव यहाँ है, एक पाँव यहाँ है, ठीक है, इसमें भी 220 वोल्ट है, इसमें भी कितना है, 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पास में से एक और तार निकल रहा है और ये किस पे, मान लीजिए जीरो पोटेंशियल पे, जिसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं, तो क्या होगा, एक पाँव यहाँ रखेगा, एक पाँव अगर यहाँ रख देता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 220 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होगी, करंट फ्लो करेगी पक्षी के अंदर की तरफ से, ठीक है, और उस पर क्या होगा, उसके बाद आप सब लोग जानते हैं उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सिंगल वायर पे, तो हम घर पे भी जब काम करते हैं, ठीक है, घर पे जब काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, स्विच लगाना, ये करना, या पंखे को खोलना करना, बल्ब लगाना करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, छोटे मोटे कनेक्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको फिजिक्स का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इस तरह का होगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी। गैल्वेनोमीटर की बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर जो हम लगा रहे हैं इसके अंदर से क्या होना चाहिए, करंट जो फ्लो करेगी वो कितनी करेगी, जीरो करंट फ्लो करेगी, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, इससे हम मीटर ब्रिज वगैरह सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें इस तरह की इक्वेशन बन जाती है और आप उसको आराम से सॉल्व कर पाते हैं। इसका मैं वो डायग्राम, सॉरी, अब डायग्राम तो मैंने बना दिया, यानी कि इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट किससे है, हमारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इसी कंडीशन पर बेस्ड जो है, क्योंकि इक्विपमेंट है तो उस इक्विपमेंट में चलते हैं। पहला जो इक्विपमेंट आपके कोर्स में है वो मीटर ब्रिज, ठीक है, क्या है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज है वो आपके कोर्स में है, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज कुछ भी नहीं, सिंपल सी है आपके पास युक्ति जिसकी सहायता से हम निकालते हैं, यानी कि एक ऐसा एपरेटस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक कोई अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यानी कि आपको एक रेजिस्टेंस गिवन दे देंगे कि हाँ ये रेजिस्टेंस है भाई। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब अल्टीमेटली ये है कि आपके पास क्या होगा, एक वायर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी कंडक्टर, कोई भी जो सब्सटेंस उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसमें से करंट फ्लो कर जाती है तो उसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, करंट फ्लो नहीं करती है इसका मतलब वो हाई रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कोई इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर का क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन कितना बहुत ज़्यादा हाई है कि उसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो उसका भी है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सिंपल कोई भी मेटेलिक वायर है उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब जो कॉपर का जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको वायर को कनेक्शन वायर के रूप में यूज लेते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीन है, यूरेका है, ये सब क्या है, इनका रेजिस्टेंस ये भी क्या है, मिश्र धातुएं होती है ना, अलॉय होती है, तो इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यूरेका, मैग्नीन वगैरह जो है, या कॉन्स्टेंटिन जो है, इनके जो है अपने वायर होते हैं, इनका रेजिस्टेंस मुझे अब अननोन है ना, मुझे फाइंड आउट करना है कितना है, तो उसको किसकी सहायता से निकालता हूँ, इस मीटर ब्रिज की सहायता से मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ। तो कैसी होती है मीटर ब्रिज, बड़ी सिंपल सी है। इसमें क्या होता है, पहले तो ये 1 मीटर लंबा ऐसा एक वायर होता है, क्या होता है, कितनी लेंथ होती है इसकी, 1 मीटर, लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अगली बार में ये जो है इसके साथ में जो है इस तरह से ये इस तरह से कनेक्शन होता है। देन उसके बाद यहाँ एक और कनेक्शन होता है, और फिर यहाँ से ये इस तरह से
है ना। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है तो डायग्राम पे नहीं जाना, सिर्फ समझना आपको, है ना। इस तरह से ये आपके पास जो है कनेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या है, एक यूरेका का या फिर मैग्नीन का वायर होता है जो कितना मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा वायर होता है, ठीक है। और उसमें इस तरह से कुछ, ये जो है ये क्या है, ये है अपने मेटल की या फिर नॉर्मली ये जो पत्तियाँ लेते हैं हम किसकी लेते हैं, जो अपने स्टील की जो पत्तियाँ हैं उनको हम यूज करते हैं यहाँ पे। इनका रेजिस्टेंस जो है वो क्या रखते हैं, बहुत कम से कम रेजिस्टेंस इनका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, ये छोड़ो इसको, मीटर पे आप समझ जाना। यहाँ हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जो कितना है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस। ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं और इस तरह से यहाँ पे ये हमारी जोकी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए सपोज करें इस पर क्या लगाते हैं हम, इस पर एक सर्किट लगाते हैं जिससे हम क्या देंगे, इसको करंट या वोल्टेज देंगे, ठीक है। और वो कैसे लगाएंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ एक की लगाते हैं और एक रियोस्टेट, ताकि हम करंट को क्या कर सकें, अपने हिसाब से वेरी कर सकें, ठीक है। ये जो है हमारे पास बैटरी है, इसमें इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो कितना है, ये हमारी की हो गई, ये हमारा रियोस्टेट होगा। इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इस वाले केस के अंदर की, जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे, है ना, तो क्या होगी, इसमें करंट फ्लो करेगी। अब आप देखिए इस वायर का भी क्या है कि उसका कुछ रेजिस्टेंस है, और ये जो की है वो क्या करती है, जो कि जो है उसको मूव आराम से करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कि को मूव करवाते हैं। तो सपोज करिए इस तरफ मूव करवाते हैं तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इधर मूव करवाते हैं तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। सबसे पहले ये कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए क्या, कि जो कि को जब इस पॉइंट पे लगाएं तो करंट की डायरेक्शन, अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे लगाएं तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर दोनों की करंट एक ही डायरेक्शन में है तो आपको ये वाला पॉइंट कभी नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मली इस केस में ऐसा नहीं होता है, दोनों करंट आपको अलग अलग डायरेक्शन में मिलती है, ठीक है। फिर आप जोकी को मूव करते हैं, मूव करते करते सपोज करिए आपने जोकी को जब यहाँ लगाया तो इस गैल्वेनोमीटर में जो है करंट कितनी आ गई, इस गैल्वेनोमीटर में करंट आ गई 0, यानी कि करंट की डायरेक्शन शो नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो तार का रेजिस्टेंस है, जिसे मैं L कह रहा हूँ, ठीक है, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, L कह रहा हूँ, तार के जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमारा L है, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, अगर इसकी बात करूँ तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 100 माइनस L, सेंटीमीटर की बात करें तो, है ना, मीटर की बात करेंगे तो 1 माइनस एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इस अननोन, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, पहले एक रेजिस्टेंस निकाल लिया। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस पहले हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसको निकालते रहते हैं, है ना, इसमें से 2 का निकाला, फिर 4 का निकाला, 6 का निकाला, 5 का निकाला, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्योंकि अलग अलग हमारे पास लेंथ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से निकालने पर ये दोनों जो है PQRS वाला अगर हम केस लेते हैं, क्योंकि ये क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस हो गए आपस में कनेक्टेड, ठीक है, चौरस बना रहे। उसके बीच में हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, फिर इस गैल्वेनोमीटर को वेरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या रेजिस्टेंस इसका वेरी होता है। तो रेजिस्टेंस वेरी होते होते हमें क्या देखना है कि वो कंडीशन फाइंड आउट करनी जाए, इसके अंदर क्या हो जाए, बैलेंस कंडीशन आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। अगर PQRS तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अगर हम कंडीशन लगाते हैं P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है, ये कंडीशन लगाते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये डिवाइडेड बाय ये, यानी कि जो हमारा RB है ना, इसको मैं ले लेता हूँ, RB को मैंने रेजिस्टेंस R से लिया ना डिनोट, RB को रेजिस्टेंस R से ले लेते हैं ना, यहाँ से रेजिस्टेंस जो निकाला वो क्या है, R है मान लीजिए। तो ये हो जाएगा R/Q, Q में क्या है L इक्वल टू, यहाँ क्या है R/S, तो R क्या होगा ये वाला, तो ये हो गया ये, देन उसके बाद में 100 माइनस L, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, S इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस L/L इंटू R, ठीक है, 100 माइनस L/L इंटू R। तो ये मेरे पास क्या है, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, और ये इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ होगा, L/, कई बार जो है हम जब सोल्व करते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, इसको लिखते हैं L/,
कई बार L अपॉन 100 माइनस एल लिख देते हैं। दिमाग में क्या रखना है, 100 माइनस एल ऊपर आएगा और एल नीचे आएगा, बस ये दिमाग में आपको रखना। ठीक है, चलिए कुल मिला के जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है उसके उसके जो है उस थ्योरी पे वर्क करता है, और ये हमने यहाँ पे देख लिया मीटर ब्रिज का। तो नेक्स्ट जो मैं अभी आपको बता रहा था वो है हमारा पोटेंशियोमीटर, यानी कि विभव मापी, है ना। तो पोटेंशियोमीटर में ऐसा क्या है, यानी ये क्या कर, विभव मापी नाम से पता है कि क्या कर रहा है, विभव यानी कि पोटेंशियल मेजरमेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल तो हम मेजरमेंट किससे कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से भी कर सकते हैं ना। इतना बड़ा पोटेंशियोमीटर यानी कि 1 मीटर लंबा, उस पर 10 मीटर लंबे तार हो, बॉक्स लगा हुआ, उसका प्राइमरी सर्किट बनाएंगे यानी कि प्राथमिक सर्किट बनाओ, फिर उसका सेकेंडरी सर्किट बनाओ, इतनी सारी चीज़ें हम क्यों करें। ठीक है, तो ध्यान इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ये है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी सर्किट में, मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से करंट सपोज कर लीजिए आई फ्लो कर रही है यहाँ पे, और मुझे क्या करना है कि इसके जो भी टर्मिनल है, इन टर्मिनल को मुझे वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अब वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँगा तो मुझे क्या देगा, ये इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यानी कि V1 और V2 है, तो ये V1 माइनस V2 जो है मुझे V पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दे देगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली यही होगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं। क्यों, क्योंकि होगा क्या कि जब आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी क्या कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसमें से क्या भी क्या होगा, एक आई डैश करंट फ्लो कर जाएगी। तो यहाँ जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, आई माइनस आई डैश। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई करंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। मिलना क्या चाहिए था मुझे, आई आर, लेकिन मिल क्या रहा है, ये वाला पोटेंशियल मुझे यहाँ ये मेजर करके देगा। तो इसका मतलब इसमें एरर है। ठीक है, इस जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसमें क्या है, हल्की सी एरर है। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए कि इस तरफ जाने वाली करंट, नॉर्मली वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए कि वोल्ट मीटर में से होकर जाने वाली करंट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और वो 0 करंट कब होगी, जब इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है आर डैश वो कितना हो, इनफाइनाइट। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो सारी की सारी करंट किधर जाएगी, इसमें रेजिस्टेंस से फ्लो कर जाएगी। तो एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है ना, एक आदर्श वोल्ट मीटर यानी कि एक आइडियल जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पढ़ाऊंगा मैं जब आपको यूजी की इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्किट के जो एलिमेंट्स है, पावर सोर्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे, करंट सोर्स होगा वो कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है वोल्टेज सोर्स उसको कैसे डिनोट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो बैटरी है वो आप डायरेक्टली जानते हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको इसमें उतनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब इससे क्या होता है कि वोल्ट मीटर जो है वो क्या दे रहा है, उसमें कुछ ना कुछ एरर दे रहा है वोल्टेज में, मेजरमेंट में। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो इस सर्किट से जो करंट लेता है वो क्या लेता है, 0। कोई भी करंट सर्किट से नहीं लेता। तो उसका मतलब क्या है, ये एक आदर्श वोल्ट मीटर है। क्या है, एक आइडियल वोल्ट मीटर है जो किसी भी सर्किट के अंदर एग्जैक्टली जो उसका वोल्टेज है वो हमें मेजर करके देती है। क्योंकि ये क्या करती है, सर्किट से जो है करंट 0 लेती है। ठीक है, क्योंकि किसको जोड़ लेती है, क्योंकि ये किस पे काम करती है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करती है। व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी पे क्या करती है, मेथड पे क्या करती है, वर्क करती है। उस वजह से क्या हुआ कि ये क्या करती है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, जब डिफ्लेक्शन कितना हो, 0 करंट होती है तो वो हमारे क्या है, बैलेंस कंडीशन है। तो ये बैलेंस कंडीशन पे वर्क करता है। तो उसका मतलब सर्किट में से करंट कितनी ले रही है, 0 करंट ले रही है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये जो वोल्टेज का मेजरमेंट करती है तो वोल्टेज का मेजरमेंट क्या करता है, एकदम एग्जैक्टली उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, होती कैसी है, वही एक लकड़ी का बॉक्स होगा जिसपे क्या होंगे 10 मीटर लंबा यूरेका या फिर उसका मैग्नीन का वायर होगा। ठीक है, किसका, 10 मीटर लंबा। ठीक है, तो 10 मीटर लंबा होगा तो आपको देखने में कैसे दिखेगी, वो सिंपल सा बोर्ड है इस तरह से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करते करते 10 इसके ऐसे राउंड होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, इसे हम ए और बी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सर्किट डायग्राम में सोल्व करेंगे तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, एक सिंगल वायर से शो करेंगे जो 10 मीटर का होगा। ठीक है, एक सिंगल वायर से शो करते हैं जो क्या है, एक 10 मीटर का वायर है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है अगर इसकी बात करूं तो ये इस तरह से ए और बी, ये क्या है, मेरे पास 10 मीटर लंबा एक वायर है जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, विभव मापी कह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका प्राथमिक सर्किट यानी कि प्राइमरी सर्किट बनेगा। प्राइमरी सर्किट कैसा होगा, प्राइमरी सर्किट के अंदर जो है सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैटरी यूज करेंगे। ठीक है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या होता ही है। देन उसके बाद में हम एक रियोस्टेट यूज करते हैं ताकि हम सर्किट में जो जाने वाली करंट है उसको वेरी करवा सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास रियोस्टेट होगा और ये हमारा प्राथमिक जो सर्किट है उसका ईएमएफ जो है वो कितना है, ये ईएमएफ होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, हम एक जोकी लेंगे। ठीक है, उस जोकी से क्या करते हैं भाई, एक ये प्राइमरी सर्किट हो गया, इसके अंदर जो है यहाँ से एक और कनेक्शन करते हैं। ठीक है, यहीं से मान लीजिए, है ना, यहीं से एक और कनेक्शन होता है, वहाँ पे हम एक और
बैटरी लेते हैं, इसको क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का अगला जो एंड है वो इस तरह से जॉकी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुल मिला के सर्किट डायग्राम होता है। ये हमारा जिसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट, यानी कि प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ जो है इसका होता है, ठीक है। नॉर्मली जो ये एप्सिलॉन होता है, यानी कि ये विद्युत वाहक बल है, ये ईपी से क्या होता है, नॉर्मली कम लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। चलिए अब इसको मैं सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को, है ना। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पड़ेगा, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ये सब चीज़ें, ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, और ये वायर, इस वायर का क्या होगा, लेंथ मान लीजिए कितनी, कैपिटल एल। इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये मान लीजिए है कैपिटल एल, इस जोकी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कितनी है, कैपिटल एल लेंथ का हमारे पास ये वायर है, यानी कि जो 10 मीटर है जिसको हम कह रहे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक कंडीशन डिफाइन करने वाला हूँ, जिसे मैं कहता हूँ विभव प्रवणता। क्या कहता हूँ, विभव प्रवणता, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो कि अगर मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो करती है और ये सारी की सारी जो चीज़ें, यानी कि ये रेजिस्टेंस भी जीरो हो और ये रेजिस्टेंस भी कितना हो, जीरो हो, उस केस के दिमाग में रखिए कि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए जीरो हो, उस केस में ये सारा का सारा वोल्टेज मुझे क्या मिलेगा, इस वायर पे, ठीक है, ये सारा का सारा वोल्टेज क्या मिलेगा मुझे, इस वायर पे मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसे किससे नोट करते हैं, एक्स से, और ये क्या है, ईपी अपॉन एल, क्या है, ईपी अपॉन एल। अब देखिए मैंने एक चीज़ जब आपको ग्रेडियंट पढ़ाए थे तो एक चीज़ कही थी, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जब हमने चांता यानी कि विस्कोसिटी पढ़ी थी, और मैंने कहा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर लेंथ के साथ में अगर आप चेंजेस देखते हैं, है ना, पर यूनिट लेंथ में अगर उस फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। यहाँ हम किसको देख रहे हैं, पोटेंशियल को देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी को देखेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स को देखेंगे तो फोर्स ग्रेडियंट, पावर को देखेंगे तो पावर ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरह से ये ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, कि टोटल पोटेंशियल इस पे जो ड्रॉप होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, कब, जब ये दोनों क्या हो, जीरो हो, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल आएगा, ये इसका पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कि अगर मान लीजिए सपोज करते हैं, ये कौन सा केस है कि जब ये दोनों जीरो, अगर मान लीजिए दोनों जीरो नहीं है ना, कि ये और ये दोनों जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज क्या मिलेगा, वीबी, ठीक है। यहाँ वोल्टेज क्या मिलेगा, वीएबी, और ये क्या होगा, हमेशा ईपी से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, हमेशा ईपी से छोटा होगा। समझ में आ रही है बात मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, हमेशा ईपी से छोटा होगा। तो यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँगा एक्सएल, है ना, एक्स डिफाइन करूँगा तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी ए बी अपॉन एल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वी ए बी एल। ये किस कंडीशन में है, ये उस कंडीशन में है जब मेरा आर, और इसको मैं क्या कहता हूँ, आर डेस, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मैं आर डेस से डिनोट कर रहा हूँ ना, तो आर डेस अगर इसका रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या होगा, जीरो। और ये कब है, जब ये नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। तो जब नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो आपको ईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, बचा हुआ पोटेंशियल कौन सा होगा, वी ए बी, जो कि मुझे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, अगर मान लीजिए इस वायर का आपको रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो कितना है, आर है, सपोज कर लीजिए ये रेजिस्टेंस कितना है, इसका आर रेजिस्टेंस का ये टोटल वायर है, तो आप क्या निकाल सकते हैं कि जो वी ए बी ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, वी ए बी जो होगा मेरा वो हो जाएगा आर आई, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर आई। करंट कितनी फ्लो कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मान लीजिए आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। तो मुझे अब क्या निकालना है, ये सारा कंडीशन देखना है, आई क्या होगा मेरा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये 1, ये 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, करंट कितनी होगी, तो करंट कैसे निकालूंगा, करंट सीधे सीधा कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मुझे देखना है वो कितना होगा। अभी मैं इस पे नहीं गया हूँ, सेकंड इस जो कि वो की पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस प्राइमरी सर्किट को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना एक बार में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें क्या है कि ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। और ये फॉर्मूले क्यों याद नहीं होते, क्योंकि हम इसको कभी समझते नहीं है जिस तरीके से इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो इसमें करंट क्या होगी, अब देखो, तो करंट क्या होगी, तो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, तो उसके अकॉर्डिंग करंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो करंट निकालेंगे तो करंट कितनी हो जाएगी, बड़ा सिंपल सा केस हो जाएगा इसके अंदर कि आई जो होगी मेरी, देखिए पोटेंशियल कितना है, यहाँ से स्टार्ट करें, इसमें ये
डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों किस में सीरीज में, तो क्या हो जाएगा R प्लस R बेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगी मेरी करंट हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ से देखिए कि करंट फाइंड आउट कर लिया, चलिए इसको भी लिख देता हूँ मैं इस तरह से। आर डेज का मतलब समझ रहे ना, आर डेज मतलब रियोस्टेट से हम कितना रेजिस्टेंस देते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आर क्या है, ये जो है हमारा सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल का क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन हो गई। अब यहाँ से देखते हैं कि मेरा एक्स जो है वो कितना होगा। ठीक है, मेरा एक्स कितना होगा, तो एक्स कितना होगा, तो यहाँ से देखिए पहले वी बी निकाल लीजिए, वी बी कितना होगा। चलिए ये दोनों को, इन दोनों को मैं अगर सोल्व करता हूँ साथ में, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है, वी बी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। वी बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा आर अपॉन एल इंटू आई, आर अपॉन एल इंटू आई, और आई आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपका एक्स निकलेगा वो एक्स कितना निकलेगा, वो हो जाएगा आई की वैल्यू क्या है ई एप्सिलॉन पी ओवर आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर डेज। ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन एल। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ मैं, अभी लिख लिया होगा आपने। अब इस x जो है, अब क्वेश्चन कई बार ऐसा होगा, इस x की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, इस x की मैक्सिमम और मिनिमम जो है आपको वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो x की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, ये जो चीज़ें हैं इन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो x मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आपका स्मॉल r और r डैश ये दोनों किसके बराबर हो, जीरो के। अगर ये दोनों जीरो के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका x है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, वो सीधा सीधा आपका ई पी अपॉन आर इंटू आर अपॉन एल ये हो जाएगा। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम जो है आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ये वाला हो गई भाई, ये क्या है हमारा मिनिमम, क्योंकि इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम ले लेते हैं। दूसरी चीज़ कि कई बार ये होगा कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है ना, कि R इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, R इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इसको क्या कर सकते हैं हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है ना सेट करना। अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ तो उसका मतलब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल भी काम नहीं ले रहा मैं, तो इसका मतलब इसको मैं सेट कर सकता हूँ। कई बार एग्जाम्पल में क्या होगा, हालांकि ये तो सीधा सीधा आ गया हमारे पास ई पी अपॉन एल आ गया। ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होगा, जो ये आपको क्वेश्चन में ये तो गिवन होगा, जब ये गिवन है इसका मतलब इसको आप जीरो कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो हम किससे कर सकते हैं, हम सिर्फ यू स्टेट को इससे आगे पीछे कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है मैक्सिमम वाला, उस केस में क्या होगा, ये जब गिवन है, ये गिवन नहीं है तब तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये गिवन है और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, उस केस में जो मेरा एक्स मैक्सिमम होगा वो एक्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ई पी अपॉन आर प्लस आर डेज। ठीक है, मल्टीप्लाई में आर अपॉन एल, ये हमारा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मिनिमम देखना है तो मिनिमम तो क्योंकि अगर ये लोगे तो इसका क्या लोगे, आर का अगर मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो एक्स जो आपका मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, ई पी अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, सॉरी ये ना ये वाला है। ठीक है, क्योंकि वो तो जीरो हो गया ना। ठीक है, स्मॉल आर प्लस ये जो आर डे से ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इस रियो स्टेट का जितना इसका रेजिस्टेंस हो सकता है वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम आपको लेना है। इसका मतलब क्या है कि आपने इसको जो रियो स्टेट पे आप ऊपर वाला वो है ना मूव करवाते हैं, उसको क्या करा लिया, यहाँ लेके आप कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आपने रियो स्टेट का यूज कर लिया, वो कितना आर मैक्सिमम जो है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो आपको ये प्रवणता भी क्या मिलेगी, ग्रेडियंट भी कम मिलेगा। तो ये वाला केस इस तरह से। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको कई बार ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको दिमाग में लगाना है कि रियो स्टेट की अगर आपको रेंज दे रखी है, रियो स्टेट की अगर आपको रेंज दे रखी है 0 to 10 ओम, तो इसका मतलब जब आप मैक्सिमम निकालोगे तो यहाँ 0 कर दोगे, यहाँ कितना कर दोगे 10 कर दोगे, तो ये दोनों तो क्या है, बाकी फिक्स वैल्यू रहेंगी उनकी। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, दूसरा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ये एक्स फाइंड आउट किया था, है ना, और उसका जो फॉर्मूला था वो ये था हमारे पास कि एक्स इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल, ये निकाला था ना, आई आर एल अपॉन एल। ठीक है, आई की वैल्यू फिर हमने रखी थी ये वाली ई पी अपॉन ये, है ना। तो यहाँ से अगर मैं मान लीजिए आर को रिप्लेस करता हूँ तो आर क्या होता है, ओम्स लॉ में हमने देखा था आर होता है रो एल अपॉन ए।
क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई, ठीक है, रो पहले लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट है इसलिए, रो एल आई ओवर ए, ठीक है, और साथ में एल, ठीक है। एल से एल क्या होगा, कैंसिल आउट, ये एल कौन सा है, सॉरी, क्योंकि वायर की लेंथ है तो ये भी वायर की लेंथ है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए एल से एल। तो उसका मतलब एक्स की डिपेंडेंसी क्या हो गई, रो आई ओवर ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ कि रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक्स और किसके हैं, जो वायर का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है भाई, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, जो वायर का रेडियस है इस वायर का, उसके स्क्वायर के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे पास। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में अगर कोई आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, हो गया क्लियर, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर के बारे में लगभग हमने सारी चीज़ देख ली है। दिमाग में बस ये चीज़ होनी चाहिए कि रजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट और देन उसके बाद में वायर, बस, ठीक है। तो आप इससे आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ईपी है, तो ईपी में क्या देखोगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे इसको कनेक्शन किया है तो क्या होगा, जब आप इसको यहाँ कट करते हैं जहाँ पे क्या है आई जी इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन मिलती है, उस केस में क्या हुआ कि इसने कितनी लेंथ ट्रेवल की है, मान लीजिए एल लेंथ ट्रेवल की है, तो इसका मतलब ये जो एप्सिलॉन है ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एल के इक्वल हो जाएगा, बस ये दिमाग में रखिए, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन है किसके बराबर होगा, एक्स एल के इक्वल हो जाएगा, एल यहाँ तक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे एल की लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना। अब इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, इसी में मैं तीनों चीज़ें समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई दो आपके पास सेल हैं, ठीक है, कोई दो आपके पास सेल हैं और उन सेल का हमें क्या निकालना है, जो ईएमएफ है उस ईएमएफ का क्या निकालना है, मान लीजिए उनमें कंपेरिजन देखना है, ठीक है। तो वो कंपेरिजन देखने के लिए हम किस तरह से इसको करते हैं वो देखिए आप। मुझे उनका ईएमएफ का क्या देखना है, कंपैरिजन देखना है, ठीक है। तो कंपैरिजन देखने के लिए हम क्या करेंगे, दो हम जो भी है वो सेल लेंगे, एक सेल हमने ये ले लिया और एक और जो है हमने इस तरह से सेल ले लिया, ठीक है। नॉर्मली हम लेक्लांसी और डेनियल सेल लेते हैं। ये एप्सिलॉन 1 इसका ईएमएफ है, एप्सिलॉन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ एक की लगाते हैं, कौन सी की लगाते हैं, ये जिसमें ऐसे पिन कनेक्शन हो, ये इस तरह से, ठीक है, एक ये सेंटर में, यहाँ से सेंटर वाले से हम क्या करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं जोकी को, ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर प्लस जोकी को, ठीक है, ये जोकी कनेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले केस के अंदर फर्स्ट और सेकंड के बीच में की लगाएंगे, प्लग की लगाएंगे। जैसे प्लग की लगाएंगे इसका मतलब ये सर्किट में आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या निकाला, एक लेंथ निकाल लेते हैं, वो कितनी आती है कि जो हमारा एप्सिलॉन 1 वाला है इसके लिए लेंथ आती है L1, क्या आती है लेंथ L1, जहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आता है इसमें 0, यानी कि उसे क्या बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। वो कहाँ प्राप्त होती है हमें, L1 पे आती है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन 1 किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू L1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ से प्लग हटाते हैं और प्लग की कहाँ लगा देते हैं, यहाँ। तो इसका मतलब सर्किट में कौन सा आ गया, एप्सिलॉन 2 वाला सर्किट में आ गया। ये सर्किट में आ जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, मूव करके फिर से बैलेंस कंडीशन निकालेंगे, वो क्या आएगी, कुछ अलग आएगी। तो मान लीजिए एप्सिलॉन 2 के लिए जो आपके बैलेंस कंडीशन आती है वो कहाँ आती है, L2 पर आती है। तो एप्सिलॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, x L2 के बराबर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करता हूँ, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x L1 अपॉन x L2, ठीक है, दैट इज L1 अपॉन L2, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एक का अगर हमें मान लीजिए गिवन है कि L1 L2 आपको गिवन है, तो आपको एप्सिलॉन 1 गिवन है, एप्सिलॉन 2 पूछा तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन 2 को उधर भेजिए, L1 L2 इधर ले आइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है अगर मान लीजिए कोई आपको सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसी भी सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस केस में क्या होगा,
ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसके सेकेंडरी जो आपका सर्किट है उसके अंदर एक सेल लगाएंगे जिसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इसका एप्सिलॉन क्या है, ईएमएफ है। उसके साथ साथ हम इसके एक और सर्किट यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ लगाएंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ एक की लगाएंगे और उस की को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये की फर्स्ट तो यहाँ है ना, की नहीं लगाएंगे मैंने इसमें, या यहाँ पे की भी लगा देना, ठीक है। कंट्रोल भी तो सही है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लीजिए की फर्स्ट लगती है तो ये की लगेगी हमारे पास सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको यहीं से, वही हमारा केस है, ये ऊपर गया, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हुआ और ये जोकी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको इस की को ऑफ रखना है। सबसे पहले क्या है, जो हमारी की है वो क्या है, ऑफ है, ठीक है। कि ऑफ होने का मतलब क्या है, ऑफ होने का मतलब हमने प्लग नहीं किया है, तो इसका मतलब ये जो सर्किट है वो इसमें सर्किट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जब इंक्लूडेड नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से अगर मान लीजिए कोई क्लोज सर्किट में, मान लीजिए कोई ओपन सर्किट में अगर कोई है, तो इसका मतलब उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, ईएमएफ मेजरमेंट करेगा। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम एक बैलेंस कंडीशन निकालते हैं और वो लेंथ कितनी आती है, मान लीजिए L1 आती है। कितनी आती है, L1 आती है। तो इसका मतलब जो आपका एप्सिलॉन होगा वो क्या हो जाएगा, x L1 हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, x L1 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में जो हमारा K2 है इसको हम ऑन कर देते हैं। K2 को ऑन करते हैं, इसका मतलब अब ये इसमें से क्या होगी, करंट फ्लो करने लगे। तो इसका मतलब करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, अब यहाँ से इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी क्या होगी, करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये वोल्टेज देगा, ठीक है। क्या देगा, टर्मिनल जो वोल्टेज है वो देगा, न कि ईएमएफ, ठीक है। पहले क्या दे रहा था, ईएमएफ। आपको मैंने पढ़ाया था जब बैटरी यूज की कि अगर बैटरी क्लोज सर्किट में है, यानी कि उसमें से करंट अगर फ्लो कर रही है, वो अगर किसी रेजिस्टेंस को पावर अगर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप अंदर ही हो जाता है, बाकी ईएमएफ से कुछ मिलके बाहर जो टर्मिनल वोल्टेज मिलती है जिसे हम वी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको जो लेंथ मिलती है कितनी मिलती है, मान लीजिए L2 मिलती है, ठीक है। इसमें जो आपको लेंथ मिलती है कितनी मिलती है, L2 मिलती है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, V इक्वल टू हो जाएगा x L2, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन R I। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या R इक्वल टू, सॉरी, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली देखें तो R इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। R इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए R स्मॉल r क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। I को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, R है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। इस वाले केस के लिए V इक्वल टू कितना होगा, IR। तो V को यहाँ से I को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट नहीं है, हमारे पास वोल्टेज है, तो V अपॉन R से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही V अपॉन R से रिप्लेस करोगे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V इंटू R हो जाएगा, ठीक है। हो गया सॉल्यूशन। अब ये किसके इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ क्या निकालते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ मेजर करते हैं। यहाँ क्या होती है, एक मीटर की स्केल भी लगी होती है, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, स्केल लगी होती है जिससे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा बनाते टाइम हम क्या करते हैं, सिर्फ यही बनाते हैं, स्केल को यहाँ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो R इक्वल टू कितना हो गया, तो x L1 माइनस x L2 डिवाइडेड बाई x L2 इंटू R। x सब में से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनली बचेगा वो R इक्वल टू कितना बच जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। तो कुल मिला के आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देख ली है। उस कंडीशन के साथ साथ हमने ये देखा है कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो कैसे यूज आते हैं, कैसे उसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है। और इन पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है हम लोग उसके बारे में या फिर एक न्यूमेरिकल करके देख लें, ठीक है। चलिए इसको यही खत्म करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको लंबा खींचना नहीं चाहता। एक सिंपल सा इसमें क्वेश्चन आने वाला है आपके, ठीक है। और वो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज ये कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग, अब जैसे वोल्टमीटर का अंशांकन वगैरह वो कैलिब्रेशन है, वो कैलिब्रेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आता,
ठीक है, वो सिर्फ आपको कैलिब्रेशन करने का प्रैक्टिकल है, तो उस पर हमें नहीं जाने वाला। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का मैं आपको न्यूमेरिकल करवा के आज खत्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा बन जाए वीडियो 10 मिनट का, तो कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट में जो है हम लोग फिर अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि आपके साथ ये डीसी का जो पोर्शन है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम आरएलसी वगैरह जो है। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट से पहले, क्योंकि आपको अभी तक मैंने इंडक्टेंस को पढ़ा दिया था, आ गया था उसके अंदर कोर्स में, है ना। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने इंडक्टेंस को ले लिया था, है ना, इंडक्शन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। लेकिन जो है कैपेसिटर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कैपेसिटर पर होगा, तो 2 वीडियो कैपेसिटर पे पूरे हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कैपेसिटर से बनते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, एक आपको विभवमापी के जो प्राइमरी सर्किट है, उस प्राइमरी सर्किट के अंदर जो ईपी गिवन है मैं लिख रहा हूँ। ईपी जो है वो कितना गिवन है, 2.2 वोल्ट। ठीक है, ईपी गिवन है 2.2 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है, वो कितना है 1.1 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, सॉरी 1.1 कितना है 1 ओम जो है वो गिवन है। ठीक है, देन उसके बाद में जो रियोस्टेट है, वो रियोस्टेट जो वेरी कर रहा है उसकी परास गिवन है, आपको रेंज गिवन है। रियोस्टेट की जो रेंज है वो है आपके पास 0 to 20। ठीक है, कितना है 0 to 20, ये आपको गिवन है। देन उसके बाद कहा गया है, यदि विभवमापी के तार की लंबाई एवं प्रतिरोध क्रम से, ठीक है, विभवमापी के तार की लंबाई L गिवन है 10 मीटर और R गिवन है रेजिस्टेंस, यार नोटेशन वही लेना जो आपको मैंने उस फॉर्मूला लिखा है। R गिवन है कितना 20 ओम। ठीक है, तो आपको क्लियर रहेगा, है ना। देन उसके बाद में नेक्स्ट लिखा गया है इसके अंदर, तो विभव प्रवणता के न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब विभव प्रवणता क्या होगी वो देखिए। तो विभव प्रवणता हमने क्या देखा था कि ईपी अपॉन, उसमें क्या क्या थे, सबसे पहले आता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर आता है रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। ठीक है, या उल्टा लिख लीजिए, पहले आता है हमारे पास ये, फिर ये और फिर ये तीनों रेजिस्टेंस आते हैं। ठीक है, इधर क्या आता है R अपॉन एल, क्या आता है R अपॉन एल, यही था आई आर अपॉन एल, यही था भाई। V अपॉन आई करता, V अपॉन आई एल करते हैं ना, एक्स क्या करते हैं वी ए बी अपॉन एल। V क्या था आई आर से, तो आई आर अपॉन एल। आई क्या होगा कि उस सर्किट में क्या क्या है, वोल्टेज कितना है यानी बैटरी है ये वाली, रेजिस्टेंस कौन कौन सा 3, पहला तार का रेजिस्टेंस यानी कि वायर का रेजिस्टेंस, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस और तीसरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि इसके अंदर क्या चीज़ वेरी कर सकते हो आप। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो है आर एच है, जिसको हम रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, इसको आर डेस कहेंगे, ये वेरी होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके और 20 ओम तक हम उसको वेरी कर सकते हैं। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। ठीक है, बाकी सब चीज़ें क्या अपने आप फिक्स है, तो बाकी सब चीज़ें जब फिक्स है तो वो चीज़ आप यहाँ पे रख दीजिए सिंपली। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा ई पी अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर अपॉन एन। ठीक है, ये अब आप इसको सोल्व कर लेना, ये मैं बार बार आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला आपके साथ। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलने वाली है ये मिलेगी 0.2 वोल्ट पर मीटर, 0.21 है ना, 0.21 वोल्ट पर मीटर। सोल्व करके देख लेना, ईपी 2.2 रखना, आर 20 रखना, ये आर 1 रखना। ठीक है, एल आपको गिवन है, ये गिवन है, सब सॉल्यूशन करके देख लेना। ठीक है, दूसरा एक्स जो आपका मिनिमम होगा वो मिनिमम क्या होगा, अब मिनिमम फिर से देखिए, ये चीज़ें सारी फिक्स है, ये मैक्सिमम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपने आप ही मिनिमम देगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा ई पी अपॉन आर प्लस आर और आर डैश। ठीक है भाई, इसके लिए मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, आर डैश इक्वल टू 0, मैक्सिमम के लिए क्या है आर डैश इक्वल टू 0 और इसके लिए क्या है आर डैश इक्वल टू 20, क्योंकि वो मैक्सिमम 20 जा सकता है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 2.2 अपॉन 20 प्लस 1 प्लस 20, ठीक है, इंटू 20 अपॉन 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी करीब करीब 0.11 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। तो आपको अगर कंसेप्ट दिमाग में है तो क्वेश्चन कर जाओगे। नॉर्मली होता क्या है कि ये क्वेश्चन हम छोड़ के इसलिए आते हैं क्योंकि हम इसको दिमाग ज़्यादा लगाते नहीं है। जब यहाँ तक पहुँचते हैं कि यार ये तो छोड़ देंगे एक दो क्वेश्चन तो, लेकिन छोड़ने नहीं होते। ये क्वेश्चन जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से हैं, सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर और कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा ऐसा जो आपको करवाना चाहिए, मैं देख लूँगा इसके अंदर। अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन ऐसा आता है इसके ऊपर बेस,
और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आया तो वो मैं लेके आपको सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो रिजल्ट सबके आ चुके हैं और वैकेंसी भी आने वाली है आपकी जो है फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत कर दिया गया है ना, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी। अच्छे से तैयारी करते रहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेशक मैं आपको यहाँ पे कम करवा रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट आपको ज़्यादा ले रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने बैठूंगा तो आपके कोर्स कंप्लीट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार कोर्स कंप्लीट अगर हो जाएगा देन उसके बाद मैं फिर से स्टार्टिंग से जितने भी हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस आपके लिए जो टेस्ट सीरीज वगैरह सब मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।